Here with the second chapter of our class 10th political science book Democratic Politics, and the name of the chapter is Federalism. So children, first of all I would just like to provide you with the basic definition of federalism, what federalism is in conversational language. So federalism is a system of governance where the government is divided into two parts. One is the union government and the other is the state government. So mostly federalism is going to be divided into two parts, but in certain countries it is going to have the third part also, the central government, the state government and the local government. तो आपको क्या बताया गया कि कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में, फेडरलिज्म का मतलब एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है कि जिसमें गवर्नमेंट को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कभी कभार लोकल गवर्नमेंट भी होती है. तो ये चीज़ फेडरलिज्म कहलाती है. नाउ इन द चैप्टर यू आर जस्ट गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर एंड ऑफिशियल definition of the term federalism and all its aspect. So now we are going to start with the proper explanation of the chapter. So now see. So here first of all, and see children, one more thing I would like to tell you here for the sake of your information कि ये इस explanation में आपकी बुक की के हर एक टॉपिक को, आपकी बुक के हर एक इम्पॉर्टेंट डिटेल को कवर किया गया है. सिर्फ थोड़ा आपके लिए इस स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए मैंने इसके फॉर्म को चेंज कर दिया है. मैंने उसमें सीक्वेंसिंग थोड़ा सा आगे पीछे की है, केवल आपको एक अच्छी तरीके से समझाने के लिए. Headings you are going to find just in the same way, but the content has just been shuffled for the sake of providing you with a better understanding of the chapter. तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सिर्फ कंटेंट को थोड़ा सा आगे पीछे करके उसको शफल किया गया है कि ताकि आपको अच्छी तरीके से इस चैप्टर को कोरिलेट किया जा सके, इसके डिटेल्स को. तो देखिए, सबसे पहली आपकी हेडिंग है व्हाट इज़ फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म क्या है, इसको मैंने एक जनरल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में आपको बताया कि जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी गवर्नमेंट भी कभी कभार. तो अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर को डिवाइड किया जाता है. एक सेंट्रल अथॉरिटी, जिसको हम आमतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. तो कंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होती हैं, स्टेट. तो इस तरीके से पावर को डिवाइड किया जाता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, जिनको हम स्टेट्स बोलते हैं, उनमें पावर को डिवाइड किया जाता है. फिर देखिए, फिर कह रहा है कि फेडरेशन हैज़ टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो फेडरेशन मतलब कि जहाँ पे फेडरल सिस्टम है वो फेडरेशन कहलाता है, जहाँ पे फेडरल सिस्टम काम करता है वो फेडरेशन कहलाता है. तो फेडरेशन हैज़ टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री. तो एक पूरे देश की गवर्नमेंट होती है जिसको हम केंद्र सरकार, या जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट, या जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं. तो ये यूनियन गवर्नमेंट पूरे देश की गवर्नमेंट होती है. दैट इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. तो ये जो यूनियन गवर्नमेंट है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो केंद्र सरकार है, ये उन सब्जेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के हैं. कि जैसे अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे बात करिए तो मिलिट्री किसी स्टेट की मिलिट्री नहीं होती है, क्योंकि जब कभी भी दूसरा देश अटैक करता है तो किसी स्टेट पे अटैक नहीं करता है, बल्कि वो पूरे नेशन पे अटैक करता है. तो मिलिट्री है, ये कॉमन नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा है कि पूरे देश की एक मिलिट्री होती है. इसी तरीके से अगर आप करेंसी की बात करिए तो भारत सरकार की करेंसी रुपया है, ना कि यूपी की या ना कि वेस्ट बंगाल की. तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. रेल है तो भारतीय रेल है. तो इस तरीके से चाहे आप यूपी में जर्नी करिए, चाहे आप तमिलनाडु में जर्नी करिए, आप भारतीय रेल में आप जर्नी कर रहे हैं. तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं कि जो पूरे देश के लिए कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं. तो इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, जो पूरे कंट्री के अफेयर्स को देखती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है. दी अदर्स आर द गवर्नमेंट्स एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट. और जो दूसरी है वो प्रोविंसेस या स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, जो स्टेट लेवल के डे टू डे अफेयर्स को एडमिनिस्टर करती है, जो स्टेट लेवल के डे टू डे अफेयर्स को एडमिनिस्टर करती है. ये बात आपको यहाँ पर बताई गई.
बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो ये फेडरलिज्म की एक खास बात है कि गवर्नमेंट के दोनों लेवल जो है वो अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं और वो अपनी अपनी पावर्स में इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और स्टेट गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और ये दोनों गवर्नमेंट्स अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स एंजॉय करती हैं। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम बनाए जाते हैं। इन चीज़ों को आप इसमें काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले, चूंकि ये टॉपिक ही है फेडरलिज्म, तो इस टॉपिक को सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि आपको ये समझ में आए कि फेडरलिज्म होता क्या है। फिर हम इसके बाकी डिटेल्स को देखेंगे। तो थोड़ा सा बुक के कंटेंट को मैंने शफल किया है आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्कशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो बच्चों यहाँ पर मैं एक बात आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी बुक में इस चैप्टर के डिस्कशन को यहाँ से शुरू किया गया है। इस चैप्टर के डिस्कशन को बेल्जियम और श्रीलंका के केस से शुरू किया गया है, पर मैंने इसको थोड़ा सा शफल करके आगे लिया है और पहले मैंने आपको फेडरलिज्म की डिटेल्स और डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। क्योंकि आपका टॉपिक है फेडरलिज्म, तो पहले फेडरलिज्म क्या होता है ये आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें शफलिंग की और पहले मैंने फेडरलिज्म आपको समझाया। फिर मैं बेल्जियम और श्रीलंका के केस को डिस्कस करके आपको ये बताऊंगा कि फेडरलिज्म कैसे काम करता है और क्या होता है और किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आता है। तो अब आप बेल्जियम और श्रीलंका के केस को देखिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है कि वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दीज पावर्स टू रीजनल गवर्नमेंट। तो बच्चों आपने बेल्जियम के केस को देखा था और उसको आपको काफ़ी डिटेल में वो चीज़ समझाई गई थी कि बेल्जियम भी टूटने की कगार पे था, क्योंकि वहाँ पे भी जो है वो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे। पूरे डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि अब उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने ये देखा था कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे नए चेंजेस अडॉप्ट किए थे कि जिससे जो वहाँ पे लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में, उनको किस तरीके से कंटेन किया गया, कैसे उनको जो है एडजस्ट कर लिया गया कि उनकी वजह से कंट्री के टूटने की नौबत नहीं आई। तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया कि बेल्जियम में जो की चेंजेस हुए थे वो ये, उसमें से सबसे पहला की चेंज ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर लेकर के रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी गई। तो यही बच्चों जो है ये फेडरलिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट फेडरलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर से उसको इंडिपेंडेंट करना। तो बेल्जियम धीरे धीरे जो है वो फेडरलिज्म की तरफ बढ़ा। किस तरीके से कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को लेकर के अपने यहाँ रीजनल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट्स को उन पावर्स को ग्रांट कर दिया। अर्लियर ऑल्सो दे हैड देयर रूल्स एंड पावर्स। तो बेल्जियम में उससे पहले भी वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास नॉमिनल पावर्स थी और कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट उन पावर्स को छीन सकती थी। ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वहाँ पहले क्या होता था कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स तो थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास काफ़ी नॉमिनल पावर्स थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब उनको ले सकती थी। लेकिन कंट्री टूटने न पाए, इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए, काफ़ी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए गए और उसके बाद 1993 में एक बड़ा चेंज लेकर के आया गया। The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on central government। तो 1993 में एक बहुत बड़ा चेंज किया गया कि अब वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं थी, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अलग से दी गई और अब उन पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट छीन नहीं सकती थी। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इस तरीके से बेल्जियम यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा। तो यूनिटरी गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है? जिसमें केवल एक लेवल ऑफ गवर्नेंस होता है मेनली, अगर दूसरा होता भी है तो बहुत नॉमिनल होता है। तो ऐसी गवर्नमेंट को यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं कि जिसमें केवल एक लेवल ऑफ गवर्नेंस होता है, कि जिसमें केवल एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ आज भी ऐसी हैं कि जहाँ पे केवल यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो इन डिटेल्स को अभी आप दोबारा से भी आपको समझाया जाएगा कि यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि इस तरीके से बेल्जियम यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ बढ़ी। तो मैंने आपको क्या बताया कि यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है कि जहाँ पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है कि जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट होती हैं। श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज अ यूनिटरी सिस्टम। तो ऐसा ही आपने श्रीलंका में भी देखा कि श्रीलंका एक हिसाब से यूनिटरी गवर्नमेंट के ही प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। वहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट के पास में सारी पावर्स हैं और तमिल लीडर्स चाहते हैं कि श्रीलंका एक फेडरल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए यूनिटरी गवर्नमेंट से, और इसी वजह से
तमिल्स और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में एक लंबी लड़ाई चली जिसमें कंट्री लगभग टूटने वाली थी। तो इस चीज़ को आपने पहले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से देखा। तो आपको ये बेल्जियम और श्रीलंका के केस से समझ में आ गया होगा कि अपनी परिस्थितियों के मद्देनज़र बेल्जियम ने अपने आप को शिफ्ट किया यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट में, और इस वजह से वो अपने डिफरेंसेस को कंटेन कर पाई और क्लैशेस को ख़त्म कर पाई। जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। श्रीलंका आज भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही फॉलो करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही वहाँ पर सारे निर्णय लेती है। तो ये बात आपको बताई गई। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आते हैं फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के डिफरेंसेस को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है कि जिसमें पावर्स को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कई केसेस में लोकल गवर्नमेंट में। और यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब कुछ होती है। तो अब आप देखिए इसके स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स को। तो फेडरल गवर्नमेंट, तो इन फेडरल गवर्नमेंट पावर इज एलोकेटेड टू द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं वो एलोकेट कर दी जाती हैं। एलोकेट का मतलब कि दे देना, कि वो एलोकेट कर दी जाती हैं स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को। फिर अगली कैरेक्टरिस्टिक फेडरल गवर्नमेंट की क्या है कि इन दिस सिस्टम पावर इज एलोकेटेड सेपरेटली टू द सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल गवर्नमेंट। कि पावर को सेपरेटली एलोकेट किया जाता है, सेपरेटली डिवाइड किया जाता है सेंट्रल और नॉन सेंट्रल। नॉन सेंट्रल मतलब स्टेट, कि सेंट्रल और नॉन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में पावर को सेपरेटली एलोकेट किया जाता है और उसको कोडिफाई किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिख दिया जाता है कि ताकि कोई भी वायलेशन ना हो पाए कि कौन सी पावर सेंट्रल की है और कौन सी स्टेट की। इन दिस, अगली कैरेक्टरिस्टिक है कि इन दिस द फोकस इज नेशनल एंड स्टेट इश्यूज। कि इस तरीके से हम फेडरल गवर्नमेंट में नेशनल और स्टेट दोनों के इश्यूज को हम फोकस कर पाते हैं। और यही पर्पज होता है स्टेट गवर्नमेंट बनाने का, कि बहुत सारे ऐसे लोकल इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे रीजनल इश्यूज हैं कि जिनको नेशनल गवर्नमेंट नहीं हैंडल कर सकती है और इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली बड़ी कंट्रीज़ के साथ में, जो बिग साइज कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा फैसिलिटेटिंग होती है, क्योंकि इसमें नेशनल और स्टेट इश्यूज़ को नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट सेपरेटली हैंडल करती हैं। अब इनके एग्जाम्पल हैं इंडिया, जर्मनी, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। इसी तरीके से अब यूनिटरी गवर्नमेंट को हम देखते हैं। तो यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है कि जहाँ पे मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारे फैसले लेती है। तो आपको क्या बताया जा रहा है कि इन यूनिटरी गवर्नमेंट पावर इज सेंटर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी। की पावर जो है वो सेंट्रल होती है सेंट्रल अथॉरिटी के पास में, यानी कि केंद्र सरकार ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इन दिस सिस्टम देयर इज़ नॉन कोडिफिकेशन ऑफ द पावर। इसमें कोई पावर का कोडिफिकेशन नहीं होता। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा जाता कि कौन सी पावर सेंट्रल की है और कौन सी स्टेट की, क्योंकि सेंट्रल ही जो पावर्स दे देता है वही दे देता है। बाकी कोई संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इसकी डिटेलिंग नहीं होती है, कोई इसका कोडिफिकेशन नहीं होता है। इन दिस फोकस इज ऑन गेनिंग पावर। और इस गवर्नमेंट का मेन मकसद पावर को गेन करना होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाए वो सारी पावर्स को अपने कंट्रोल में ले ले। यूके एंड फ्रांस हैव यूनिटरी गवर्नमेंट। तो यूके और फ्रांस यूनिटरी गवर्नमेंट है। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि यूनिटरी गवर्नमेंट है तो फिर कंट्रीज़ कैसे चल रही हैं, ये तो ख़राब है। ये बात ख़राब और सही की नहीं है। ये बात इसकी है कि किस कंट्री की प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कौन सी गवर्नमेंट, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क करता है। ये हर कंट्री की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, हर कंट्री की अपनी अपनी रीजनल और नेशनल डाइवर्सिटीज़ हैं, जिनकी बेसिस पे ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहेगी कि यूनिटरी गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहेगी। तो हम इस बेसिस पे खाली ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा, क्योंकि अलग अलग केसेस में दोनों अच्छे या दोनों बुरे हो सकते हैं। फेडरलिज्म से हियर अंडर दिस हेडिंग यू आर गोइंग टू गेट एन इन्फॉर्मेशन अबाउट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म। कि आप देखेंगे कि फेडरलिज्म की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या है, फेडरलिज्म के एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसको मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी अभी तक दे रखी है। अब हम इसके की फीचर्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या बताया जा रहा है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। कि ये फेडरलिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि फेडरलिज्म में गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स या टीयर्स, इनको टीयर्स भी बोलते हैं, गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स या टीयर्स होते हैं। कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के टीयर्स हैं। फिर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना होगा कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। कि बच्चों हम ही वो लोग हैं, हमारे ही ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न करती है हमें और स्टेट गवर्नमेंट भी हमें गवर्न करती है। कैसे कि जब हम उन
सब्जेक्ट से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, तब हम सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं। और जब हम उन सब्जेक्ट से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं, तब हम स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नेंस में आते हैं। तो हम ही वो लोग हैं, हम और आप ही हैं कि हमारे ऊपर एक साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी हमें गवर्न करती है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस मुद्दे की बात कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। कि जैसे अगर हम रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसर्न में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। तो जब हम रेलवे की जर्नी कर रहे हैं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स में हम आते हैं। और इसी तरीके से अगर हम पुलिस की बात करें तो जब हमारा कोई पुलिस से रिलेटेड केस होगा तो हम स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएंगे। क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। यूपी पुलिस आप देखते हैं लिखा होता है उनके बैच पे, उत्तर प्रदेश पुलिस, तो पुलिस उत्तर प्रदेश का या किसी भी स्टेट का पुलिस मतलब स्टेट का सब्जेक्ट है। तो जब हम पुलिस से रिलेटेड किसी मैटर को हैंडल कर रहे हैं तो हम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। इसी तरीके से अगर हम करेंसी की बात करें तो चाहे हम पैसा यूपी में चलाएं, चाहे हम पैसा तमिलनाडु में चलाएं, चाहे हम एटीएम से पैसा यूपी में निकालें, चाहे हम जम्मू एंड कश्मीर में निकालें, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से गवर्न होता है। क्योंकि करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर में आते हैं। और इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आप देखते हैं यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टेट के गवर्नेंस में आता है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड किसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो हम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। तो ये बात आपको बताई जा रही है कि सेम सिटीजन गवर्न होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट से भी एट द सेम टाइम। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अब आगे आपको क्या बताया जा रहा है कि ईच टियर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कि लेजिस्लेशन यानी कि कानून बनाना, टैक्सेशन यानी कि टैक्स लेना, और एडमिनिस्ट्रेशन के मुद्दों में हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से गवर्न होते हैं। और दोनों की अपनी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, दोनों के अपने अपने क्षेत्र हैं, दोनों की अपनी अपनी पावर्स हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब पावर्स हैं, और ये दोनों पावर्स हमें कंट्रोल करती हैं। कि जैसे अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो कुछ कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और कुछ कानून स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए कानूनों में कभी कभार फेरबदल भी कर सकती है। तो इस तरीके से लेजिस्लेशन के मामलों में हम सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होते हैं। पूरे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक है, मगर उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत यूपी के अमेंडमेंट्स हैं, जिसको आप मेनली लॉ में स्टडी करते हैं, जिसको बोला जाता है सीआरपीसी या आईपीसी। तो ये जो है पीनल कोड बने हुए हैं। तो ये पीनल कोड पूरी कंट्री के एक होते हैं। पीनल कोड का मतलब कि जिसको दंड व्यवस्था कहा जाता है। तो इसको ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन ये चूंकि यहाँ पे लेजिस्लेशन वर्ड आ रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको समझाया कि लॉ तो पूरी कंट्री का एक है, लेकिन लॉ के अंदर स्टेट अमेंडमेंट्स होते हैं। लॉ के अंदर स्टेट अपने हिसाब से कुछ फेरबदल कर सकते हैं। इसी तरीके से टैक्सेशन तो आप देखते हैं जीएसटी पड़ता है तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी दोनों पड़ता है। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में अगर आईएएस होते हैं तो पीसीएस भी होते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अपॉइंटीज़ होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के भी अपॉइंटीज़ होते हैं। तो ये जो है इस तरीके से एक ही सिटीजन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों रूल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात की जा रही है। कि जैसा पहले कि मैंने आपको समझाया कि अगर आप रेलवे से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हैं। अगर आप पुलिस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आप स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हैं। अगर आप करेंसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हैं। अगर आप मिलिट्री से बात कर रहे हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हैं। लेकिन अगर आप बिजली विभाग की बात कर रहे हैं तो आप स्टेट के अंडर में हैं। तो इसी तरीके से अगर आप फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप स्टेट के अंडर में हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सब्जेक्ट्स में आती हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिस पे दोनों कानून बना सकते हैं। कि जैसे एजुकेशन तो आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के भी स्कूल्स होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल्स होते हैं। जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं। लेकिन उसी के साथ आप देखते हैं कि जीआईसी स्टेट गवर्नमेंट का है, तारा महिला, महाराज सिंह, गांधी इंटर कॉलेज, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो इस तरीके से एजुकेशन ऐसा मुद्दा है कि जिस पे सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट का कानून बना सकती हैं और दोनों के स्कूल्स अपने अपने गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं। तो ये बातें मतलब आपको समझ में आ गई होंगी कि एक ही सिटीजन के ऊपर दोनों गवर्नमेंट रूल करती हैं और किस तरीके से उसका काफ़ी डिटेल मैंने आपको बताया।
तो जी आगे कहा जा रहा है कि द ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि कौन सा गवर्नमेंट का लेवल जो है उसको कितनी ज्यूरिसडिक्शन है, किस मामले में, कि कौन से मामले में उसको कितनी पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ताकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में लड़ाई ना हो। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी की गई है कि ये मुद्दे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं और ये मुद्दे स्टेट गवर्नमेंट के हैं। द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज। और आगे की बात यह है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसको यूनिलेटरली मतलब एक तरफा नहीं बदला जा सकता है, कि केंद्र सरकार ये चाहे कि हम इस रूल को बदल देंगे तो वो ऐसे नहीं बदल सकती है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जब तक दोनों की कंसेंट नहीं होगी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये इसकी 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि कोर्ट को इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई किसी भी बात को लेकर के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट है, वो इस चीज़ को बताएगी, इस चीज़ को क्लैरिफाई करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन की इस लाइन का क्या मतलब है। एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और कोर्ट इस चीज़ को भी डिसाइड कर सकती है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के क्या पावर है, कि अगर कभी कोई पावर को लेकर के क्लैश होता है तो उस कंडीशन में जो एपेक्स कोर्ट है वो इस बात को डिसाइड करने के लिए ज्यूरिसडिक्शन रखती है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सही है कि स्टेट गवर्नमेंट सही है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो अब आपको ये बताया गया है कि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है कि अपनी आर्थिक मजबूती के लिए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब टैक्सेस, की टैक्सेस के सोर्सेज जो हैं वो क्लियरली स्पेसिफाई किए गए हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इन चीज़ों का टैक्स लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इन चीज़ों का टैक्स लेगी, ताकि दोनों के पास धन की कमी ना हो, दोनों के पास फाइनेंसेस की कमी ना हो। फिर क्या कहा जा रहा है कि द फेडरल सिस्टम हैज़ दस द डुअल ऑब्जेक्टिव, कि फेडरल सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव हैं टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि पूरी कंट्री की यूनिटी, कि ऐसा नहीं कि हम आपको अपने आप को कहने लगे कि हम तो यूपी के नागरिक हैं और अगला कहे कि हम महाराष्ट्र के नागरिक हैं, और महाराष्ट्र वाले कह दें कि हम यूपी वालों को महाराष्ट्र नहीं आने देंगे, और यूपी वाले कह दें कि मुंबई वाले को हम यूपी में शूटिंग नहीं करने देंगे फिल्म की। तो ये झगड़ा ना हो, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कि ताकि पूरे कंट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पाया जा सके, पूरी कंट्री को सेफगार्ड किया जा सके और पूरी कंट्री की यूनिटी को प्रिजर्व किया जा सके। वहीं साथ ही साथ रीजनल डाइवर्सिटी को भी हम बनाए रख पाएँ, इसके लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि जो स्टेट्स हैं उनकी रीजनल डाइवर्सिटी को भी ध्यान दिया जा सके, उनकी रीजनल डाइवर्सिटी को भी प्रमोट किया जा सके, कि गुजरात अपने कल्चर को प्रमोट करे, महाराष्ट्र अपने कल्चर को प्रमोट करे, कर्नाटक अपने कल्चर को प्रमोट करे, यूपी अपने कल्चर को प्रमोट करे। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो ये फेडरल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पूरी कंट्री की यूनिटी को सेफगार्ड करना और रीजनल डाइवर्सिटी को भी सेफगार्ड करना। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फेडरलिज्म की। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों।